नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। कोरोना काल में सबसे अधिक संकट रोजी को लेकर भी है और रोटी को लेकर भी। आज लॉकडाउन में लाखों लोग रोजी रोटी के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। आज मजदूरों का जो पलायन हो रहा है और उसकी जो स्थिति है उसे देखकर कहा जा सकता है कि कोरोना काल में सरकार के लिए ये सबसे बड़ा संकट और चैलेंज है। आमने सामने में आज मेरे साथ हैं केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल जी, जिनकी मिनिस्ट्री है रोजी के लिए भी और रोटी के लिए भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग जो है वो हमारे देश का एक जिसे कह सकते हैं एक मजबूत जिसे कह सकते हैं आधार है। तो हम हरसिमरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम आमने सामने में। तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल यही होगा कि ये कितना बड़ा रोजी रोटी का जो चैलेंज है, आज सरकार इसे कितना बड़ा चैलेंज देख रही है और इसको कैसे हैंडल करने की कोशिश कर रही है? देखिए अनुराधा जी, जो आजकल दुनिया भर में जो स्थिति बनी है, ये स्थिति हम सारों के जीवन में पहली बार आई है। जो मैं कह सकती हूँ कि शायद कुदरत ने इंसान को अपनी औकात सामने लाके रख दी है कि ये भयंकर बीमारी जिसका ना ही कोई इलाज है, ना हम इस बीमारी को समझ पा रहे हैं। आज ये बड़ी अनसर्टेनिटी है कि आगे क्या, और किसी को नहीं पता आगे क्या। ऐसे हालातों में सबसे बड़ा चैलेंज तो दुनिया के सामने है वो अपने लोगों की जान बचाने का। और जिस देश की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन 130 करोड़ लोग हों, जिनकी हेल्थ फैसिलिटीज हमारे अमेरिका और वेस्टर्न काउंटर पार्ट से उस लेवल की ना हो, ऐसी स्थिति में लोगों की जान बचाना और बहुत मैं कह सकती हूँ कि एक बेहतर तरीके से जो जिस तरह से जाने वेस्टर्न कंट्रीज में आप अमेरिका को देखें, यूके को देखें, फ्रांस को, स्पेन को देखें और हिंदुस्तान को देखें, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया और जिस तरह से लॉकडाउन करके ये पिछले 1.5 महीने में हालातों को काबू में रखा है, तो कहीं ना कहीं ये शलाघायोग है। पहले था कि कांटेक्ट को रोकने के लिए आपको बिल्कुल टोटल लॉकडाउन, ताकि ये बीमारी का जो कर्व था उस कर्व को फ्लैटन किया जाए। लेकिन समय के साथ लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड की बात आ गई कि ठीक है, 3-4 हफ्ते लोगों के पास जो था जैसे कैसे उन्होंने मैनेज कर लिया। हरसिमरत जी, ये आप लोगों और केंद्र सरकार पर ये आरोप लगता रहा कि जो केंद्र सरकार को पता था कि कोरोना आ रहा है और कोविड-19 जैसी बीमारी ये जो है बीमारी पूरे विश्व में फैल रही है, तो अगर हमें लॉकडाउन करना था तो हमने प्लानिंग के साथ लॉकडाउन नहीं किया। क्यों नहीं हमने, जो आज हम देख रहे हैं जो माइग्रेशन का इतना बड़ा मसला खड़ा हुआ है, जो माइग्रेशन जो है लोग इतने ज्यादा त्राहिमाम हैं, उसे हमने क्यों नहीं ऐसे इस तरीके से प्लान किया कि वो हमारे लोग जो थे, जो गरीब, जो मजदूर अपने घर जाना चाहते थे वो चले जाते। क्योंकि ऐसा नहीं है, कोरोना का जो कोरोना जैसी बीमारी फैल रही है ये हमें, और ये पैंडेमिक है, ये हमें 6 मार्च को पता चल गया था, लेकिन उसके बाद सडनली 25 को लॉकडाउन किया गया। तो क्यों नहीं, हमारे पास एक टाइम था प्लान करने का, क्यों नहीं हुआ? कहीं गलती हुई? देखिए, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जनवरी से जब से ये चाइना में ये बीमारी आई, तभी से प्रधानमंत्री जी, हेल्थ मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे थे। और आपने देखा कि जो एयरपोर्ट्स में जो चेकिंग वगैरह शुरू हो गई थी सिम्टोमेटिक सिम्टम्स के लिए, वो बहुत पहले, लॉकडाउन से बहुत पहले शुरू कर दी गई थी, तकरीबन महीना पहले, 1.5 महीना पहले। सो स्टेप्स हमने ले लिए, लेकिन जैसे मैं दोबारा कहूंगी कि एक पूरे देश को स्टैंड स्टिल पे लाना और उसके बाद उसको दोबारा से चलाना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी नहीं, लेकिन बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, जिस करके स्टेप बाय स्टेप बहुत सफल तरीके से मैं कहूंगी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने पहले इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोकी, फिर डोमेस्टिक ट्रैवल को कर्टेल किया, उसके बाद टोटल लॉकडाउन करके पूरे राज्य सरकारों से बातचीत करके इसको एक ऐलान करके इस तरह किया। और बड़ी बात ये कि ये जब 20 तारीख को लॉकडाउन सोचा तो किसी ने नहीं, हमने सोचा कर्व को हम फ्लैटन कर लेंगे और फ्लैटन करके धीरे धीरे ओपनिंग की तरफ जाएंगे। इसलिए माइग्रेंट लेबर को घर भेजने का वो उस टाइम नहीं सोचती, उस टाइम सोच विचार या यही था कि 3 हफ्ते या 4 हफ्ते भी बंद करके उसके बाद जब खोलने लगेंगे तो इन लोगों को काम मिल जाए।
और जब तक इनको काम नहीं मिलता तब तक इनके खाते में पैसे आ जाए और इनको खाने के लिए गेहूं और चावल और दाल मिल जाए। तो सोच ये था, लेकिन ये वायरस जिस तरह से बदलता जा रहा है, ये हालात कैसे आज क्या है और अगले महीने बाद क्या, ये आज कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर जी जी। लेकिन उसी के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है, जो रोजी रोटी का क्वेश्चन है, और रोजी रोटी जो है वो खास करके आपके ही डिपार्टमेंट की मैं अगर बात करूं, और प्री कोरोना स्टेज में 11.6% का एक्सपोर्ट आपका डिपार्टमेंट करता था, आज वो 0 हो गया। उसके कारण बहुत सारे जॉब लॉसेस हो रहे हैं, और उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या आपके कुछ ब्लूप्रिंट है, आपके प्लान है? हाउ आर यू गोइंग टू कम अप विथ इट? सो अनुराधा जी, दिस इज द सिनेरियो इन द एंटायर वर्ल्ड। एक्सपोर्ट 0 हुए क्योंकि इंपोर्टिंग कंट्रीज में भी लॉकडाउन हुआ है, वहां पे भी सब बंद हो गया, सिर्फ हमारा नहीं। तो ये एक नए हालात पैदा हुए हैं, और मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि लगातार इन हालातों के ऊपर ध्यान देते हुए, जैसे मैं अपने मंत्रालय की आपने बात करी, मैं समझती हूँ कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। और शुरू से मेरा यही था कि लॉकडाउन तभी सक्सेसफुल होगा जब तक लोगों को खाने पीने के लिए मिलता रहेगा, क्योंकि पेट की भूख करके उनको घर के बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए इसेंशियल सर्विसेज लगातार जारी रहे, इसकी मॉनिटरिंग भी हम लोग करते रहे कि हर एक गांव के हर एक कोने के हर एक शहर में खाने पीने का सामान मिलते रहे। और बड़ी बात की पीछे से जब इंडस्ट्री को शुरू करने से बहुत पहले हमने फूड इंडस्ट्री को उनका काम धंधा पहले शुरू हुए, क्योंकि जो सप्लाई चेन्स में था, जो गोडाउन्स में था, जो दुकानों में था, शेल्फ्स में था, वो तो धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन के थोड़े घंटे खुले वो निकलना शुरू हो गया। तो बराबर उधर भरने के लिए पीछे से काम करना जरूरी था। लगातार मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हर एक स्टेट के हर एक सेक्टर के साथ करके, होम मिनिस्ट्री के साथ बार बार गाइडलाइंस को आपने देखा हम बदलते रहे। पहले फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में फूड प्रोसेसिंग अलाउ की जाए, उसके बाद ट्रक्स की ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद उनकी रिपेयर शॉप्स खुली जाए, उसके बाद रिटेल खोला जाए। तो ये लगातार जैसे जैसे समस्याएं सामने आती रहे उनका समाधान हम करते रहे, जिस करके पंजाब में देखा गया, पंजाब में होने को आए हैं, लेकिन खाने पीने की चीजों की लोगों को लगातार उनकी सप्लाई हो रही है। जी, पंजाब में ये देखा गया कि किसान जो है वो अपनी फसल को खुद ही ट्रैक्टर से कुचल दे रहे हैं। खास करके आज ही हमारे यहाँ एक स्टोरी चली कि जो सब्जियां उगाते हैं जो लोग, वो उन लोगों ने, खन्ना की ये स्टोरी थी कि उन्होंने खुद ही अपने हाथ से खुद अपनी फसल को मिट्टी में मिला दिया। तो इस तरीके की जो बातें आ रही, किसान सबसे ज्यादा परेशान है, और खास करके पंजाब जहां से आप बिलोंग करती हैं, वहां के किसान अगर परेशान हो जाएंगे तो पूरे देश में उसका असर पड़ेगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आपकी पार्टी, मतलब अकाली दल और पंजाब में कांग्रेस जिनकी गवर्नमेंट है, दोनों में ऐसी तनातनी है कि दोनों साथ आने का नाम ही नहीं ले रहे, दोनों सिर्फ पॉलिटिक्स में हैं। ये बिल्कुल गलत है। एक ऑपोजिशन होने के नाते जो कमियां हैं, हमने शुरू से ही, हमारे प्रधान सर सुखबीर सिंह ने बिल्कुल साफ तरीके से ऐलान कर दिया था, और कैप्टन साहब को भी और मीडिया में भी बोला कि ये कोविड की लड़ाई में हमारी पार्टी, हमारे वर्कर, हम हर तरह से आपके साथ में हैं, आपके सपोर्ट में हैं, और जो आप हमें जिम्मेवारी देंगे हम उसको पूरी तरह निभाएंगे। और आपने देखा होगा कि 1.25 महीने तक कोई अकाली दल की तरफ से कोई भी बयानबाजी नहीं थी। बयानबाजी तब शुरू हुई, और शुरुआत हमने तब करी जब वीडियो सामने आने लगी कि हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे, कोरोना तो बाद को मारेगा, पहले भूख से मरेंगे। तब अकाली दल के पास कोई चारा नहीं था कि मुझे सारी रिपोर्ट्स लेके सामने, आज भी आप देखिए कि ये 5 तारीख की रिपोर्ट है, 70,000 मीट्रिक टन ये देश को ये चिट्ठी दे दी थी 30 तारीख मार्च को, जब मिनिस्ट्री ने भेजी थी रामविलास पासवान जी के मंत्रालय में कि गरीब कल्याण योजना में आपके 1.4 करोड़ लोगों के लिए आपका इतना, हर एक व्यक्ति के लिए 5 किलो गेहूं और 3 किलो दाल 3 महीनों के लिए, ये 1 महीने के लिए ऐलान कर दिया गया, आप उठाइए और दीजिए। लेकिन आपको हैरानी होगी कि कल भी आप जो रामविलास पासवान जी की जो आप ट्वीट देखेंगे तो उन्होंने बताया कि 70,000 मीट्रिक टन में से केवल 1% बांटा गया है, और यही तो कारण है कि लोग भूख के मारे सड़कों में निकल के आ रहे हैं। लेकिन कैप्टन ये कह रहे हैं कि दाल तो आई नहीं, सरकार का ही कानून है कि गेहूं और दाल एक साथ दी जाए, दाल आई नहीं तो हम सिर्फ गेहूं दे दें क्या? आपको ये देखिए, ये है दाल का, ये आप जरा
बारीकी से आप पास में करके देखेंगे तो ये पंजाब को जो दाल है, जो उनको टोटल मिलना है, वो टोटल में से जो इनको मिलना था, इसमें लिखा है कि 5,800 लाख मेट्रिक टन में से 4,200 आ गया, लेकिन सिर्फ केवल 580 बांटा है। लेकिन कैप्टन साहब का कहना है कि गेहूं पूरा आ गया, पिछले 1.25 महीने से आया हुआ है, लेकिन क्योंकि दाल पूरी नहीं आई है, तो जब तक दाल पूरी नहीं आ जाएगी तब तक हम बांटेंगे नहीं। अब आप मुझे बताइए अनुराधा जी कि 1.5 महीने तक गरीब कौन भूखा रहेगा जब तक कैप्टन साहब को गेहूं और दाल जितना आपके पास आ गया, आप उसका बांटना शुरू क्यों नहीं करते? आपके 50% आबादी के लिए प्रधानमंत्री जी ने गेहूं भेज दिया, आपने उसका कुछ नहीं किया। और ये सरकार के बारे में क्या बोलो, कैप्टन साहब को आपको हैरानी होगी। मैं परसों किसी चैनल में सुन रही थी, वो कहते हैं कि हमें तो केंद्र से कोई भी कोविड के लिए कोई पैसे नहीं आए हैं। और मैं आपको ये चिट्ठी दिखा सकती हूँ जो कोविड के लिए इनको जो चिट्ठी आई थी कि 100% NHRM में पैसे उनको 72 करोड़ रुपीस, ये चिट्ठी है डेटेड जी। पर कैप्टन यही बोल रहे हैं, पैसे नहीं आए। कैप्टन तो ये बोल रहे हैं कि जो पैसे आए वो तो हमारे ड्यू पैसे थे, तो अगर आ ही गए तो क्या है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, एक मिनट अनुराधा जी, एक मिनट। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 100% फंडेड बाय सेंटर टू फाइट अगेंस्ट कोविड, तो ये है जरूर, पर ये सारा पैसा लोगों का पैसा है। आपके लिए कोविड के पैसे आए, एक मुख्यमंत्री होने के नाते आपको यही नहीं पता कि 1.5-1.25 महीना हो गया और पैसे आए हैं, तो वो चैनल पे कह रहे हैं कि पैसे ही कोई नहीं आए, और जो आए हैं उनको लगाया नहीं। तो जो फार्म हाउस से बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों के जाके हालात नहीं देखेंगे, मंडियों में जाके किसान से नहीं मिलेंगे, आइसोलेशन सेंटर में देखेंगे 15-15 दिन लोगों के टेस्ट के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो फिर बोलेंगे पैसे नहीं। जिस मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि पैसे आए हैं, तो उस पैसों का इस्तेमाल वो क्या करेंगे? लेकिन आप तो फिर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने काम में नाकाम हो रहे हैं। देखिए, नाकाम नहीं, टोटल फेलियर। इनके हेल्थ मिनिस्टर ने अपने घर के बाहर मार्च के महीने में एक वो लगा दिया कि मैं तो अगले कुछ दिनों के लिए मैं तो अवेलेबल ही नहीं हूँ, मैं किसी को मिलूंगा ही नहीं। अभी मेरे पास ये कागज यहाँ पे हुए तो वो मैं भी आपको वो भी दिखा देती हूँ। उसके बाद जो आप सारी चीजों को देखेंगे, अब पंजाब में जो एवरेज रहा है, आज भी आप जो देखेंगे जो टेस्टिंग हो रही है, वो जो टेस्टिंग यहाँ पे 1100 टेस्ट हो रहे हैं दिन के, तो हमारे गवांड में, हरियाणा में 1500, 2000 राजस्थान में, इधर टेस्टिंग भी गलत है, मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है, जो केस डबल हो रहे हैं वो पूरे देश में सबसे ज्यादा, हर 4 दिनों में केस डबल हो रहे हैं। कैप्टन तो ये कह रहे थे कि हमने लॉकडाउन नहीं, हमने कर्फ्यू लगा दिया है। कैप्टन ने तो कर्फ्यू लगा दिया था पूरे पंजाब में, तो कर्फ्यू लगाने का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन तो और अलग तरीके का होगा ना। फिर इस तरीके क्यों कोरोना का प्रॉब्लम बढ़ रहा है वहां पे, क्यों कोरोना बढ़ रहा है? तो यही मैं कह रही हूँ कि जो सोशल डिस्टेंस कोरोना के टाइम में देश भर के लोग, दुनिया भर के लोग प्रैक्टिस करे। कैप्टन साहब तो जिस दिन 3 साल पहले सरकार में इन्होंने तो सोशल डिस्टेंसिंग लोगों से तो जो रखी थी, अपनों से भी रख ली। अब कर्फ्यू के बहाने में उनको एक ये बहाना मिल गया कि जिस 5 स्टार फार्म हाउस जो उन्होंने पिछले 2 सालों में बना के, जहां वो CM हाउस छोड़ के शिफ्ट कर गए हैं, वो फार्म हाउस तक ना ही कोई ब्यूरोक्रेट पहुंच सकता है, ना ही कोई मंत्री पहुंच सकता है, ना ही कोई MLA पहुंचा। वो बेचारे लोगों ने तो क्या पहुंचना है। लेकिन आई एम श्योर कैप्टन भी आपकी तरह ही घर से बैठकर ही काम कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है? तो जी घर से बैठ के जो काम कर रहे होते तो अनुराधा जी, इनको ये चिट्ठी जो 6 तारीख की 1.25 महीने से जो चिट्ठियां आई हैं, जो राशन आया है, वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंचता? अब मंडीकरण, यहाँ पे हार्वेस्टिंग में मैं मंडियों में जा रही थी, क्या कैप्टन साहब एक बारी मंडी में जाके देखा कि कैसे बोरियों से भरी पड़ी है, कोई लिफ्टिंग नहीं हो रही है, किसान अपने घर पे लगे, अपना फसल घर पे, रोज मौसम, आज बाढ़ आ रही है, आज बरसात हो रही है, कुछ हो रहा है, कहीं बाहर निकल के देखे, अपने फार्म हाउस में बैठ के 10 मिनट के लिए कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करके एक टेलीफोन के साथ, ये कोई मुख्यमंत्री का काम है? और मैं ये कहती हूँ चलो ये सब करे, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं कि पंजाब में सबसे ज्यादा डबल केस हो रहे हैं, पंजाब की टेस्टिंग देश भर में सबसे कम है, पंजाब में जो आइसोलेशन सेंटर्स के हालात है उसकी रिकॉर्डिंग सामने आ रही है, तो ये, और लोगों के जो राशन नहीं मिल रहा है, वो लोग का वो जो आपको ये तो जो आपको मैं दिखा रही हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन की एक बात बताइए, लेकिन इस पॉलिटिक्स, इस जो दोनों की पॉलिटिक्स है
कि अकाली दल की और कांग्रेस और कैप्टन के जो आप लोगों के बीच में जो ये पॉलिटिक्स है, इसका खामियाजा तो पंजाब के लोग सफर कर रहे हैं ना। अगर अल्टीमेटली पंजाब के लोग सफर करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी की लीडरशिप हो उसके ऊपर तो जाएगा ही ना, क्वेश्चन तो होगा ही। देखिए लोगों ने पंजाब में एक सरकार चुनी है, उस सरकार को केंद्र की तरफ से जीएसटी के रूप में 5-6 हजार करोड़ रुपए आ गए हैं। कोविड की लड़ाई के लिए एसडीआरएफ हो, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो, 300-400 करोड़ उसके लिए आ चुके हैं। 70,000 मीट्रिक टन गेहूं और दाल इनके पास आ चुका है। ये सब केंद्र का काम था, केंद्र ने दिया, लेकिन ये किसी एमपी को, किसी ऑपोजिशन पार्टी को, ये सब चीजें उनको नहीं, ये रूलिंग पार्टी को दी है। तो अब ये राशन लोगों तक पहुंचे, ये पैसे जो लोगों के लिए दिए गए हैं इनसे लोगों का भला हो, कोविड के लिए जो पैसे हैं उससे कोविड की तैयारी हो, ये ऑपोजिशन पार्टी तो नहीं कर सकती। हम तो सिर्फ जो कमियां हैं वो बार बार आपके सामने और ये सरकार को जगाने के लिए आवाज उठा सकते हैं, जो हम उठा रहे हैं, और उसको आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स हो रही है। अच्छा, एक बात बताइए कि तो हम इसको 2 महीने पहले शुरू कर देते कि नांदेड़ से आज भी जो हम चुप रहेंगे तो फिर हम लोगों को फेल कर रहे हैं कि आप लोग भूखे मर रहे हैं, केंद्र राशन भेज रही है और ये लोग फेवरेटिज्म करके ही नहीं लेकिन राशन में गफम करके खा रहे हैं, तो क्या हम लोग चुप रहे? अच्छा, एक बात बताइए कि नांदेड़ से पिलग्रिमेज आए, वहां से आए, तो वहां से आने के बाद सबने, आपने भी क्रेडिट लिया कि हम लेके आ रहे हैं, कैप्टन ने भी क्रेडिट लिया कि हम लेके आ रहे हैं। अब जब उनके अंदर में कोरोना फैलने लगा तो आप सब एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, ये क्या है? अनुराधा जी, नांदेड़ में जो होली मनाने गए थे जो श्रद्धालु, उन्होंने लगातार कैप्टन साहब को गुहार क्या सोशल मीडिया की तरफ से ही कर सके, क्योंकि कैप्टन साहब से बात तो कोई कर नहीं सकता। हर प्लेटफॉर्म से बेचारों ने अपनी जब कोशिश करी, जब उनके कान में कोई असर ही नहीं हुआ तो उन बेचारों के रिश्तेदारों ने, उधर के एमएलए ने, सब अकाली दल को भी फोन किया। मुझे तो कितने फोन आए मैं बता नहीं सकती, लेकिन दूसरी पार्टियों को भी किया होगा। अब एक केंद्र के वजीर होने के नाते उन्हों की गुहार सुनते हुए 3 हफ्ते को जब टोटल लॉकडाउन था, उनको बोला जैसे भी आप बैठ रह सकते हैं, आप औखे सौखे होके आप वहीं पे रहिए। 14 अप्रैल को जब नए गाइडलाइंस आएंगे उससे पहले जरूर आपकी अपील करेंगे। और आप जानती हैं कि पंजाब में बैसाखी में, अप्रैल के समय में पूरी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। ये 4000 परिवार सारे खेती बाड़ी के साथ जुड़े हैं, जिनकी सारे साल भर की मेहनत और कमाई इस फसल के साथ निर्भर है। मैंने 12 तारीख को जरूर प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख के अपील करी कि इन लोगों को वापस लाने का आप इनको परमिशन दीजिए, इनके साल भर की मेहनत की कमाई सारी चली जाएगी, एक बेकार परिवार भूल जाएंगे। और मैं शुक्राना करती हूँ प्रधानमंत्री जी का और होम मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने बीच में पढ़ के ये सारी मंजूरियां दिलाई। ये सब समय में कैप्टन साहब बिल्कुल चुप धार के बैठे थे, कोई हाथ पैर नहीं मारा, बल्कि जब बसें खड़ी हो गई तब कैप्टन साहब को किसी ने जगाया होगा कि वो तो सब अकाली दल ले रहा है, तब कैप्टन साहब के ट्वीट के ऊपर ट्वीट शुरू हो गए कि हम भेज रहे हैं, हम करें। लेकिन जो जिम्मेवारी उनकी थी उस तरफ तो सिर्फ ध्यान था कि अकाली दल को, दूसरों को कैसे उनको नीचा दिखाएं। तो आप ये कैप्टन साहब की खुद ही देख लीजिए कि पहले हमारी बसें जब वहां से रवाना हुई और यहाँ पे जब पहुंचती है, पहले मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बठिंडा से ही इन्होंने एंटर किया और उससे पहले 150 लोग बाय रोड आओ के सब इधर पहुंच भी गए थे पंजाब में। और आप अच्छी तरह से जानती हैं अनुराधा जी, आज हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता कि एक होम मिनिस्ट्री का प्रोटोकॉल है, एक आईसीएमआर की गाइडलाइंस है, कोई भी राज्य में एंटर करेगा उसको पहले 14 दिन क्वारंटीन कराया जाएगा, उसके बाद उसका टेस्ट किया जाएगा, जब टेस्ट क्लियर होगा तब वो घर जाएगा। ये हम 1.5 महीने से दिन रात यही सुन रहे हैं। हरसिमरत जी, अगर जब आप इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रही थी, आप प्राइम मिनिस्टर जी को रिक्वेस्ट कर रही थी, होम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट कर रही थी, तो जब वहां से यात्री आ रहे थे तो आप भी उनको एक गाइडलाइन बता सकती थी ना कि आईसीएमआर का ये गाइडलाइन है, उसको फॉलो करना सबके लिए जरूरी है। आपने याद दिलाया क्या? अनुराधा जी, जो सरकार की जिम्मेवारी है, जो गाइडलाइंस वो मुझे नहीं आती थी। होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन सीधे सरकारों को जाती है, आईसीएमआर की गाइडलाइन सीधे सरकारों को जाती है। आप भी तो सरकार का हिस्सा है, केंद्र सरकार का हिस्सा है। मैं तो केंद्र, एक मिनट, मैं केंद्र की सरकार का हिस्सा जरूर हूँ, पंजाब सरकार का हिस्सा मैं नहीं हूँ। 9 और एमपीज है जो सरकार का हिस्सा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे जब कहा गया कि आपकी बसें आ रही है, आप यात्रियों को रिसीव करिए, मेरा कहना ये था कि नहीं, ये किसी को रिसीव करने का टाइम नहीं, ये प्रोटोकॉल को फॉलो करने का टाइम है। मैं तो तब हैरान रह गई
जब मुझे पता लगा कि उधर डॉक्टर भेजने के बजाय इन्होंने एसडीएम को भेज के उनको फ्रूटी पिला के घर भेज दिया, मैं तो तब हैरान रह गई। और अगले दिन जब ये बात निकली तो जाके उनको घरों से पकड़ पकड़ के लाके फिर इन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। अब बात ये है कि जो ये एनएचआरएम के जो फंड्स मैं आपको बता रही हूँ, ये जो 300-400 करोड़ सवा महीने से इनके खजाने में पड़े थे, इसीलिए पड़े थे कि आप आइसोलेशन की फैसिलिटीज, अपनी टेस्टिंग को चुस्त दुरुस्त करिए, अपने जो पीपीई किट्स और सारा कुछ होता है वो तैयारी करिए और इन लोगों की व्यवस्था करिए। अब कैप्टन साहब ने इन सारी चीजों की अपनी जिम्मेदारी तो भाड़ में छोड़ के सिर्फ क्रेडिट वॉर में हम लोग के साथ तू मैं लग गए। ये पॉलिटिक्स का तू मैं तो चलता रहेगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे है और वो ये कि क्या पंजाब में या हर जगह पे धार्मिक स्थल जो हैं उनको खोल देना चाहिए? क्या मंदिरों को, गुरुद्वारा को और चर्च को, इन सब को हम लोगों को खोल देना चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक रहेगा देश के लिए, प्रदेश के लिए, लोगों के लिए? देखिए, लगातार प्रधानमंत्री जी ने, आप भी जानते हैं कि 3 बारी तो मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है, जिसमें से कैप्टन साहब को 2 बारी तो जाने का समय नहीं मिले, वो गए नहीं, ना ही पंजाब की कोई बात उठाई। लेकिन एक बार फिर आप बोलेंगे पॉलिटिक्स, मैं सिर्फ फैक्ट्स को हाईलाइट कर रही हूँ, पॉलिटिक्स नहीं खेल रही हूँ। कि देश के प्रधानमंत्री जब देश के कंसेंसस के लिए सबके सुझाव मांगते हैं, सबका व्यू पॉइंट मांगते हैं, तो हर एक सरकार का और हर एक राज्य के मुख्यमंत्री का फर्ज बनता है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी स्टेट की तकलीफें बताएं और लोगों की बातें आगे रखें। वो तो उन्होंने किया नहीं। अब आगे कैसे करना चाहिए, इसकी कंसल्टेशंस होती हैं और कंसल्टेशंस के बेसिस में होम मिनिस्ट्री से गाइडलाइंस दी जाती हैं। मैं तो यही कहूंगी कि जो गाइडलाइंस आ रही है, कम से कम अपने स्टेट में उनको आप लागू तो करा लें। जैसे आप जानते हैं कि गुरुद्वारों का तो कभी हमने बंद किए ही नहीं थे, बल्कि हर रोज 6 से 10 लाख लोगों को दिल्ली और पंजाब मिला के ये गुरुद्वारों ने ही खाना खिलाया, क्योंकि माइग्रेंट्स का ये जो राशन था, ये राशन तो 1% लोगों के पास पहुंचा है और उनमें से माइग्रेंट तो एक भी नहीं है। बल्कि आप पंजाब सरकार की खुद का जो आप डेटा देखेंगे तो उसने खुद ही कहा है कि माइग्रेंट लेबर को तो 99% एनजीओज ने और गुरुद्वारों ने खाना खिलाया। वो आप कांग्रेस की वेबसाइट में जाके आप निकाल लें तो आपको वो डेटा वहीं पे आपको मिल जाएगा। जी जी। तो उसमें तो अब ये कैसे खोलना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ये स्टेटों के ऊपर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी सेंटर ने अब स्टेट को दे दी है। और किस तरह खोलना है, किस तरह नहीं खोलना है, अपने लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड को आपने कैसे बैलेंस करना है, उसकी तैयारी राज्यों की सरकार ने। अब केरला में देखिए, उधर वहां पे रिकवरी रेट 96% तक पहुंच गया और यहाँ पे रिकवरी रेट पूरे देश में सबसे कम है। तो फिर इसका कैसे किया जा सकता है? अब कौन क्या एडवाइस कर सकता है? ये है जो मैं आपको दिखा रही थी, ये पंजाब सरकार का फूड डिस्ट्रीब्यूशन टू माइग्रेंट लेबर। और इसमें आप अच्छे से देखिए कि ये जितना है, ये पूरा एसडीआरएफ और एनजीओ ने दिया, ये छोटी सी जो है यही सिर्फ पंजाब सरकार ने दी है। तो ये जब हालात हैं तो माइग्रेंट लेबर भी भागेगा, क्योंकि आपने उनको इधर रखने के लिए कुछ किया नहीं है। और इंडस्ट्री का और किसानों का और गरीबों का जब ये हाल हो जाएगा, पंजाब को आप जानते हैं अब राइस की बिजाई होगी तो उसमें तो लेबर इंटेंसिव होता है। अब लेबर को जब आपने रखने का, रखरखाव का कोई साधन नहीं पैदा किए, खाने पीने को नहीं दिया, लेबर नहीं होगी तो यहाँ पे बिजाई कैसे होगी? तो अब ये सरकारों में, हर एक राज्यों में सरकार की वो किस तरह से इस चैलेंज को मीट कर रहे हैं, क्योंकि ये चैलेंज बहुत रियल है। ये अर्थव्यवस्था देश की और हर स्टेट को अफेक्ट कर रहा है। जो प्रोएक्टिव सरकारें आगे आके अपने चैलेंजेस को मीट करेंगे, जो अपने फार्म हाउसेज में से बाहर निकल के लोगों के बीच में जाके तकलीफों को सुन के ऑन ग्राउंड मॉनिटर करके सुधार लेंगे, वो राज्य तो निकल आएंगे जैसे कई निकल रहे हैं। लेकिन जिसमें कैप्टन साहब राजनीति में तू में लगे रहेंगे और सब कुछ केंद्र ने पैसे नहीं भेजे, हजारों करोड़ के, मैं आपको ये सारे दिखा सकती हूँ कितनी बारी पैसे आए हैं, केंद्र ने खाने को नहीं भेजा, वो भी। तो जो राजनीति करेंगे वो बेचारे लोग उसमें सारे पैसे जाएंगे। हरसिमरत कौर जी, वक्त का तकाजा है, हमसे आपने बात की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये थे आमने सामने में हरसिमरत कौर। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।